देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र। नमस्कार, किस्सा गोई में आपका स्वागत है। मैं सौरभ पांडे शौर्य। आज की कहानी में मैं आपको सुनाऊंगा कैसे एक रानी ने अपने क्षणिक सुखों और तुच्छ स्वार्थों में अंधे होकर न सिर्फ नारी जाति बल्कि पूरे मानव इतिहास को कलंकित किया। कुछ कहानियां हमें इतिहास में इसलिए भी नहीं सुनाई जाती कि इनका आने वाली पीढ़ियों पर जाने क्या प्रभाव पड़े। यह कहानी भी कुछ ऐसी ही है। किस्सा गोई में आज कहानी कुणाल की। कुणाल मगध के सम्राट अशोक का पुत्र था। वही अशोक जिसे कुछ इतिहासकारों ने महान तो कुछ ने चंडो अशोक की उपाधि से नवाजा। अशोक की अनेक रानियां थीं। उनमें से एक थी रानी पद्मावती। रानी पद्मावती वह नहीं जिसपे संजय लीला भंसाली ने फिल्म बनाई, बल्कि यह रानी पद्मावती अशोक की पत्नी थी और कुणाल इसी रानी पद्मावती का पुत्र। कुणाल बहुत ही खूबसूरत था, विशेषकर उसकी आंखें बहुत सुंदर थी, बहुत ही आकर्षक थी। कुणाल एक पक्षी होता है जो मूलतः हिमालय की तराइयों में पाया जाता है। उसकी आंखें बड़ी खूबसूरत होती हैं। शायद उसी पक्षी से प्रभावित होकर सम्राट ने कुणाल का नाम कुणाल रखा होगा। यह कहानी अशोक के चौथेपन की है। यह उस दौर की कहानी है जब अशोक बूढ़ा हो चुका था। स्वयं तो अशोक बूढ़ा हो चुका था, किंतु उसके रनिवास में हर आयु वर्ग की रानियां थी। उन्हीं में से एक थी तिष्यरक्षिता, बूढ़े अशोक की सबसे युवा रानी। तिष्यरक्षिता सौंदर्य का सागर थी, इतनी खूबसूरत कि उसके समक्ष अप्सराएं भी शर्मा जाएं, और इतनी कामुक कि बड़े से बड़ा तपस्वी भी मचल जाए। अवस्था के चलते अशोक तिष्यरक्षिता की सभी शारीरिक जरूरतों को पूरी कर पाने में सक्षम न थे, और यहां रानी तिष्यरक्षिता कामातुर, अंग अंग से कामेच्छाओं से व्याकुल। ऐसे में तिष्यरक्षिता का ध्यान कुणाल की तरफ आकर्षित हुआ। कुणाल गठीले बदन का रौबदार युवक, जिसे देखकर कोई भी युवती सम्मोहित हो जाए। किंतु कुणाल के साथ ऐसे किसी भी रिश्ते का पनप पाना लगभग असंभव था। इसके तीन कारण थे। पहली थी स्वयं तिष्यरक्षिता कुणाल की माता थी, विमाता ही सही किंतु माता थी। दूसरी सम्राट की पटरानी थी तिष्यरक्षिता, और तीसरा स्वयं कुणाल विवाहित था। कुणाल का विवाह कंचनमाला नामक युवती से हो चुका था। कंचनमाला गीत संगीत में पारंगत विदुषी थी। अगर उसे उस दौर का महिला संगीतकार भी कहा जाए तो कुछ गलत ना होगा। कुणाल स्वयं उच्च मानदंडों और उच्च आदर्शों वाला व्यक्ति था। क्योंकि उसे अगला मगध का सम्राट बनना था, तो सम्राट बनने की सभी विशेषताओं को अपने अंदर आत्मसात कर चुका था। तो ऐसे में तिष्यरक्षिता के लिए यह संभव न था कि वह काम वासना के पाश में कुणाल को फंसा सके। सब कुछ जानते समझते हुए भी तिष्यरक्षिता कुणाल को फंसाने के लिए एक चाल रचती है। एक दिन मौका देखकर तिष्यरक्षिता कुणाल को अपने कक्ष में बुलाती है। सामान्य शिष्टाचार की बातें होती हैं, और उसके बाद वो हुआ जिसकी कल्पना न तो कुणाल ने और ना ही तिष्यरक्षिता ने कभी की होगी। तिष्यरक्षिता ने कुणाल को अपनी बाहों में भर लिया और अपनी समस्त काम क्रियाओं से उसे उत्तेजित करने का जतन करने लगी। किंतु कुणाल के लिए ये किसी वज्रपात जैसा था। कुणाल क्रोधित होकर खड़ा होता है, तिष्यरक्षिता को धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है और धिक्कारते हुए कहता है, आपको शर्म आनी चाहिए इतनी घटिया और गिरी हुई हरकत करते हुए। आप सोच भी कैसे सकती हैं कि इतने पवित्र रिश्ते को कलंकित करके आप इस धरती पर जीवित बच सकती हैं। कुणाल उसको धिक्कारते हुए वहां से उस गुस्से में लाल उस कक्ष से निकल जाता है, और यहां तिष्यरक्षिता जमीन पे बैठी बैठी तड़पने लगती है। तिष्यरक्षिता धीरे से उठती है
अपने शैया पे लेट जाती है। कुछ देर बाद जब सहज होती है तो उठ खड़ी होती है और निश्चय करती है वह उन आंखों से बदला लेगी जिन्होंने उसे आसक्त किया, वह उस कुणाल से बदला लेगी जिसने उसके सौंदर्य का अपमान किया। यह पहला ऐसा अवसर था जब किसी ने तिष्यरक्षिता के सौंदर्य के आगे घुटने टेकने से मना कर दिया था। यह पहला ऐसा अवसर था जब तिष्यरक्षिता के सौंदर्य का किसी ने सरेआम अपमान किया था। यह पहला ऐसा अवसर था जब किसी की नजरों से तिष्यरक्षिता गिरी थी। तिष्यरक्षिता सही और गलत का भेद भुलाकर अब अपने जीवन का एक ही उद्देश्य ठानती है और वह उद्देश्य कुणाल से एन केन प्रकारेण बदला। तिष्यरक्षिता अब एक ऐसी योजना बनाती है जो न सिर्फ मौर्य वंश के इतिहास बल्कि समूचे भारत के इतिहास को बदल कर रख देने वाला था। तिष्यरक्षिता तक्षशिला के राज्यपाल से मिलकर एक योजना बनाती है। तक्षशिला उन दिनों मगध साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था, जिसमें एक योजना ऐसी बनती है कि तक्षशिला का राज्यपाल बगावत पे उतारू है और यह समाचार सम्राट तक पहुंचाया जाता है। जब सम्राट को यह सूचना मिलती है कि तक्षशिला का राज्यपाल बगावत पे उतारू है, बगावत कर रहा है, ऐसे में उस बगावत को दबाने के लिए सम्राट ने युवराज को, भावी सम्राट यानी कुणाल को तक्षशिला भेजते हैं ताकि वहां जाकर के उस विद्रोह को वो शांत कर पाए। यह हो तो सब कुछ तिष्यरक्षिता की योजनाओं के अनुसार रहा था, किंतु लग ऐसे रहा था कि जैसे सब कुछ यूं ही होता जा रहा है। वहां तक्षशिला का राज्यपाल बगावत करता है, यहाँ सम्राट कुणाल को बगावत को शांत करने के लिए भेजते हैं। कुणाल अपनी पत्नी कंचनमाला को साथ लेता है और एक सैन्य टुकड़ी के साथ तक्षशिला की ओर कूच कर जाता है। अब इधर संयोग कहें या दुर्योग, कुणाल तक्षशिला की ओर प्रस्थान करता है और यहाँ सम्राट अशोक की तबीयत अचानक से बहुत गंभीर रूप से बिगड़ जाती है। चूंकि तिष्यरक्षिता ही उन दिनों अशोक के सबसे करीब रह रही थी, तो स्वाभाविक तौर से तिष्यरक्षिता ही अशोक की देखभाल का जिम्मा उठाती है। तिष्यरक्षिता अशोक की देखभाल करती है और साथ ही साथ सांकेतिक रूप से राजकाज का प्रभार भी उसी के ऊपर रहता है। तिष्यरक्षिता की सेवा कहें या चिकित्सकों की दवा, अशोक कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाते हैं, बिल्कुल स्वस्थ, और तिष्यरक्षिता पे बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न, क्योंकि तिष्यरक्षिता ने उनकी बहुत देखभाल की थी। अब जैसा कि होता था उस जमाने में कि राजा महाराजा खुश होते थे तो जिसके ऊपर मेहरबान होते थे उसको उपहार स्वरूप कुछ न कुछ जवस्य देते थे। सम्राट ने भी तिष्यरक्षिता से पूछा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हूं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तिष्यरक्षिता तो मानो ऐसे ही किसी अवसर की तलाश में थी, लेकिन उसने बड़ी चतुराई से यह कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो राजपत्रित मुहर लगे कुछ सादे पत्र मुझे दे दीजिए, मुझे जो भी आवश्यकता होगी मैं अधिकारियों को निर्देश देकर वो मंगवा लूंगी। अशोक ने कहा, ठीक है, अभी आपको कुछ नहीं चाहिए, भविष्य में जो भी चाहिए होगा मंगवा लेना। जैसा तिष्यरक्षिता ने कहा, अशोक ने राजपत्रित मुहर लगे सादे पत्र तिष्यरक्षिता को उपलब्ध करवा दिए। राजपत्रित मुहर लगे पत्र से आप यूं समझिए जैसे आज का कोई ऑफिशियल लेटर होता है जिसपे सरकार के मुहर स्टाम्प लगे होते हैं और अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है और अधिकारियों को निर्देशों का पालन करना पड़ता है। ऐसा ही उस जमाने में भी राजपत्रित मुहर चला करती थी। तिष्यरक्षिता को राजपत्रित मुहर लगी सादे पत्र मिलते हैं और बिना देर लगाए उसने तक्षशिला के राज्यपाल को एक पत्र लिखती है जिसपे स्पष्ट तौर पे निर्देश देती है कि कुणाल को गिरफ्तार कर उसकी आंखें निकाल ली जाएं और उसे जान से मार दिया जाए। में तक्षशिला के अधिकारियों के पास जब ये पत्र पहुंचता है तो उनके तो मानो हाथ पांव फूल गए। उनके लिए यकीन करना मुश्किल था कि मगध के सम्राट मगध के भावी सम्राट को अंधा कर मारने के आदेश कैसे दे सकते हैं। लेकिन जैसा अशोक का इतिहास था कि जो व्यक्ति सत्ता के लिए अपने 99 भाइयों का सर धड़ से अलग कर सकता है, उसके लिए अपने बेटे को मारना कौन सी बड़ी बात थी। हो सकता हो इसमें भी सम्राट की कोई कूटनीति है। कुणाल को गिरफ्तार किया जाता है और उसे सम्राट का यह आदेश बताया जाता है
कुणाल के लिए ये सुनना बहुत ही आश्चर्यजनक था, क्योंकि कुणाल कभी सोच नहीं सकता था कि सम्राट कभी उसके प्रति ऐसी कोई भावना रखते होंगे, कभी सम्राट उसके लिए कोई ऐसी आज्ञा दे सकते हैं। लेकिन पितृभक्ति में अंधा कुणाल अपने जीवन में अंधा होने के लिए बड़ी आसानी से तैयार हो जाता है और कहता है, ठीक है, जैसा सम्राट का आदेश है उस आदेश का आप पालन करो, मुझे अंधा करो, मुझे जान से भी मार दो। किंतु जब ये बात कुणाल की पत्नी कंचनमाला को पता चलती है तो वो भागी भागी अधिकारियों के पास आती है, उनसे हाथ जोड़ती है, उनसे निवेदन करती है, उनके सामने गिड़गिड़ाती है कि बख्श दो, आप किसी भी तरीके से बख्श दो, हम कहीं और चले जाएंगे। लेकिन अधिकारी चूंकि बाध्य होते हैं सम्राट के आदेशों को लेकर, इसलिए वो पूरी तरीके से कंचनमाला की बात मानने से इनकार कर देते हैं। लेकिन एक शर्त पे वो राजी हो जाते हैं कि हम जाने तो आपको देंगे, लेकिन कुणाल की आंखें निकालने के बाद आंशिक रूप से ही सही राजा के आज्ञा का पालन भी हो जाएगा और राजा के आज्ञा की अवहेलना भी हो जाएगी। आपकी भी बात रखी जाएगी, उनकी भी बात रखी जाएगी। ये बीच का रास्ता अधिकारी निकालते हैं, कुणाल को अंधा किया जाता है इस शर्त पे कि दुनिया के लिए कुणाल अब मर चुका है, सम्राट के लिए कुणाल अब मर चुका है, कुणाल वापस से कभी मगध साम्राज्य की राजधानी में कदम भी नहीं रखेगा। अधिकारियों ने कुणाल की आंखें निकाल ली और ये घोषणा कर दी कि कुणाल को मार दिया गया। एक युवराज जो कि भावी सम्राट बनने वाला था, उसकी जिंदगी, उसका भविष्य, उसका अस्तित्व अब अंधकारमय हो चुका था। ये बात आग की तरह तेजी से फैली और ये बात सम्राट के कानों में पहुंची। सम्राट के लिए तो मानो वज्रपात सा था ये समाचार सुनना। नाम तो अशोक, किंतु अब शोक में डूब चुका था मगध का सम्राट। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस पे वो क्या प्रतिक्रिया दे, उस पे ये क्या, अशोक को समझ नहीं आ रहा था कि आदेश दिया किसने, अशोक को समझ नहीं आ रहा था ये षड्यंत्र बनाया किसने, अशोक को समझ नहीं आ रहा था मगध साम्राज्य के साथ ये घात किया किसने। वो अपने अधिकारियों को निर्देशित करता है कि इस पूरे घटनाक्रम की जांच की जाए और जल्द से जल्द दोषियों को मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए। समझने में ज्यादा देर ना लगी कि आदेश किसने दिया था और क्यों दिया था। तिष्यरक्षिता अब सबके सामने बेनकाब हो चुकी थी। शांत अशोक, बूढ़ा अशोक एक बार फिर प्रचंड रूप में आता है। अपने प्रधानमंत्री यश की सलाह पर तिष्यरक्षिता को जिंदा जला देने का आदेश देता है। काम वासना में जलते जलते तिष्यरक्षिता अब अग्नि में जलकर भस्म हो चुकी थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं होती है। तक्षशिला की किन्हीं गुमनाम गलियों में गुमनाम जिंदगी जी रहा कुणाल अपने अधिकारों और अपने अस्तित्व को लेकर अब भी विचारशील था। कुणाल के साथ जो हुआ, कुणाल उससे तो ज्यादा व्यथित नहीं था, किंतु जो कंचनमाला के गर्भ में पल रही उसकी संतान थी, उसको लेकर कुणाल बहुत चिंतित था। उसका क्या होगा, उसके भविष्य, उसके अधिकार और उसकी अस्तित्व को लेकर कुणाल बहुत ही व्यथित था। और इसी बीच कुणाल को समाचार मिलता है कि सम्राट अब कुणाल के बाद अपने किसी और पुत्र में उत्तराधिकारी के रूप में संभावनाएं तलाशने लगे हैं और बहुत जल्द अशोक का कोई नया उत्तराधिकारी नियुक्त भी हो जाएगा। कुणाल चूंकि बहुत ही चतुर व्यक्ति था, योजनाएं बनाना, युद्ध कौशल में निपुण, शारीरिक रूप से आकर्षक, अनेक विधाओं में निपुण था कुणाल। आज के परिदृश्य में देखा जाए तो मल्टीटास्किंग पर्सनालिटी थी कुणाल की। कुणाल ने इन दिनों में अपनी पत्नी कंचनमाला के साथ संगीत की कुछ बारीकियां सीख ली थी। एक अच्छा संगीतज्ञ भी बन चुका था। कुणाल अपनी योजना बनाता है और उस योजना के तहत वो अपनी पत्नी कंचनमाला के साथ एक बार फिर मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पहुंचता है। पाटलिपुत्र पहुंचकर उसने एक संगीतकार का वेश बनाया और संगीत की प्रस्तुति देने के नाम पर
वो राजमहल की ओर प्रस्थान करता है। एक अच्छे संगीतज्ञ के रूप में कि तक्षशिला से कोई अच्छा संगीतकार आया है जो महाराज के सामने अपनी प्रस्तुति देना चाहता है। इस आधार पर उसको राज दरबार में प्रवेश मिलता है। राज दरबार में प्रवेश लेकर कुणाल अपनी पत्नी कंचनमाला के संग समा बांध देने वाली प्रस्तुति देता है। स्वयं सम्राट सहित सभी राज दरबारी बहुत ही प्रसन्न होते हैं इस प्रस्तुति पर। शायद उससे पहले उन्होंने ऐसी संगीत की प्रस्तुति शायद ही कभी देखी हो। कुणाल को पता था कि जब सम्राट प्रसन्न होते हैं तो कुछ न कुछ उपहार देते हैं, कुछ न कुछ वचन देते हैं, कुछ न कुछ मांगने को कहते हैं। और ऐसा हुआ भी। सम्राट बहुत प्रसन्न हुए और संगीतकार के भेष में बैठे कुणाल से बोलते हैं, मैं तुम्हारी प्रस्तुति से बहुत प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहिए तुम्हें। कुणाल तो मानो इसी क्षण की प्रतीक्षा में था। कुणाल को मांगो मन मांगी मुराद मिल गई। कुणाल बिना देर लगाए अपने असली रूप में आता है और कहता है, मैं कुणाल हूं, मुझे साम्राज्य चाहिए। कुणाल जीवित है। यह सम्राट के लिए मानो अविश्वसनीय पल था। किंग कर्तव्य विमूढ़ सम्राट कुणाल की तरफ देखता है। कुणाल की इस दशा पे पहले तो उसे यकीन नहीं आता और फिर जब यकीन आता है तो बहुत व्यथित होता है। वो खुश भी होता है कि कुणाल जीवित है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा वो दुखी होता है कि कुणाल अब अंधा हो चुका था। कुणाल इस हाल में जीवित है, इस बात का अशोक को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। बहरहाल कुणाल को ससम्मान बुलाया जाता है और कुणाल से अशोक वार्तालाप करता है कि पुत्र, उत्तराधिकारी तो तुम ही थे, बनना तो तुम्हें ही था सम्राट, किंतु अब मैं विवश हूं। अब मैं तुम्हें तुम्हारा साम्राज्य नहीं दे सकता हूं। तुम अंधे हो चुके हो, मैं तुम्हें मगध का सम्राट कैसे बना सकता हूं। सारी योग्यताएं होते हुए भी तुम अयोग्य हो चुके हो। कुणाल फिर अपनी एक आखिरी बाजी चलता है और कहता है, ठीक है, मैं अंधा हो गया हूं, मैं अयोग्य हो गया हूं, लेकिन आप मेरे पुत्र को तो उसका अधिकार दे सकते हैं। आप मेरे पुत्र को तो मगध का उत्तराधिकार दे सकते हैं। पुत्र? एक बार फिर अशोक हैरानी से पूछता है, पुत्र कब हुआ तुम्हें? और फिर कुणाल कहता है, संप्रति। संप्रति प्राकृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अभी अभी। प्राकृत भाषा उन दिनों मगध साम्राज्य की आधिकारिक भाषा हुआ करती थी। वो कहता है संप्रति, अभी अभी हुआ है। अशोक को समझते देर न लगती है कि कुणाल क्या कहना चाहता है। अपने गर्भस्थ शिशु को अपना उत्तराधिकारी घोषित करवाना चाहता है। मजबूरी में कहें या सहानुभूति में, अशोक ने कुणाल के होने वाले पुत्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जिसका बाद में नाम ही संप्रति रख दिया गया। और अशोक के बाद संप्रति के संरक्षक के रूप में स्वयं कुणाल 8 वर्षों तक और बाद में स्वयं संप्रति 9 वर्षों तक मगध के शासक के रूप में शासन किए और इतिहास में एक छोटे से किरदार बन के रह गए। इतिहास की बड़ी बड़ी गाथाओं में कहीं गुमनाम होकर के रह गए। परंतु सोचिए, यदि ऐसा ना हुआ होता तो शायद इतने उच्च आदर्शों और उच्च मानदंडों वाला व्यक्तित्व मगध का एक सम्राट बना होता। अपने पराक्रमशाली पूर्वजों की भांति कुणाल का भी एक स्वर्णिम इतिहास रहा होता, कुणाल का भी एक दौर रहा होता और कुणाल को इतिहास के पन्नों में गुमनाम नहीं रहना पड़ा होता। तो ये थी किस्सा गोई में आज की कहानी कुणाल की। धन्यवाद।